हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कवकों में जनन जो होती है, जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। पहला वर्धी जनन के रूप में होती है। तो वर्धी जनन के मुख्य जो रूप हैं वो किस किस भागों में डिवाइड किया है। पहला मुकुलन द्वारा होगा, दूसरा विभाजन, तीसरा विखंडन द्वारा, चौथा ओइडिया द्वारा, है ना, ओइडिया द्वारा, अर्थात पांचवा क्लेमाइडो स्पोर्स द्वारा। अलैंगिक जनन इसमें होगा बी नंबर, जो इसके अंतर्गत आएगा चल बीजाणुओं द्वारा होगा, अचल बीजाणुओं द्वारा भी होगा और कर्ण द्वारा भी होगा, है ना। लैंगिक जनन अगला जो बनेगा वह प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और अर्धसूत्रण द्वारा यह जनन प्रक्रिया संपन्न होगी। पहला हम डिटेल करते हैं। जो पहला पॉइंट होगा वो इस प्रकार से होगा। वर्धी जनन के अंतर्गत निम्न प्रकार आएंगे। मुकुलन, है ना, इस जनन में जो जनन कोशिकाएं होंगी उस पर एक छोटी सी कली बनती है ना, या मुकुल बनती है। एक छोटी सी कली बनेगी जब कोशिका, है ना, तो उससे जब कोशिका पृथक होकर एक नया पौधा का रूप ले लेती है तो उसे मुकुलन द्वारा जनन कहा जाता है। इस प्रकार से दूसरा जो पॉइंट है वह है विभाजन द्वारा। इन जीवों में जनन कोशिका सामान्य विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। उनमें सामान्य रूप से विभाजन होता है, समान रूप से, है ना, जिससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस तरीके से वे नया कवक का निर्माण कर लेते हैं। अगला पॉइंट विखंडन द्वारा। विखंडन इन जनन के, इस जनन में कवकों की जो कवक तंतु हों या जाल किसी कारण से दो भागों में टूट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, जिससे प्रत्येक भाग एक नया कवक बना लेता है। अगला जो पॉइंट है ओडिया द्वारा। ओडिया द्वारा कभी कभी जो कवक तंतु होंगे वो पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं, है ना। जो कवक तंतु होंगे पतली पतली होकर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे ओडिया कहा जाता है ना। और ये एक कोशिकीय होते हैं तथा अंकुरण के बाद एक नया तंतु बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्लेमाइडो स्पोर्स द्वारा। कुछ परजीवी कवकों की जो कायिक कोशिका होती है, शरीर की जो कोशिकाएं होंगी वो मोटी भित्ति वाली गोल बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाती हैं। कायिक कोशिका मोटी भित्ति वाली गोल बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसे क्लेमाइडो स्पोर्स कहा जाता है। ये अंकुरित होकर नया कवक बना लेते हैं। अब दूसरा जो हम जनन पढ़ने वाले हैं वो अलैंगिक प्रजनन, है ना, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत देखिए कोनिडिया कर्णा द्वारा किस प्रकार से होता है कि ये अचल बहिर्जात एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवाणु है, अर्थात ये अचल होते हैं और बहिर्जात अर्थात बाहर में जनन करने वाली, बाह्य स्तर पर जनन करने वाली कवक होते हैं, जो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जो विशेष कवक शाखा या कर्ण आधार पर बने होते हैं। अंकुरित होकर एक नया कवक का निर्माण करते हैं। दूसरा चल बीजाणु। चल बीजाणु एक अथवा दो कशाभिका वाले बीजाणु होते हैं। चल जो बीजाणु होते हैं उनमें दो या एक कशाभिका मौजूद होती है ना, जो चल बीजाणु धानी में बनते हैं। जो कहाँ बनते हैं? चल बीजाणु धानी में बनते हैं। वे अंकुरित होकर नया कवक का निर्माण करते हैं। चल बीजाणु की कशाभिका दो प्रकार से होती है। जो चल बीजाणु की जो कशाभिका होती है वे दो प्रकार से होती है, प्रणोद कशाभिका और कुर्च कशाभिका। प्रणोद कशाभिका वे कशाभिका हैं जिनमें एक लंबा चिकना आधारीय दृढ़ भाग पाया जाता है। एक लंबा चिकना आधारीय दृढ़ भाग पाया जाता है। एक छोटा नम्य तथा अग्रभाग पाया जाता है। हमने क्या कहा? एक लंबा होगा, चिकना होगा तथा आधारीय भाग होगा वो, है ना। एक छोटा होगा, नम्य होगा, वह अग्रभाग होगा, ठीक है, सामने वाला भाग होगा। दूसरा है कुर्च कशाभिका। कुर्च कशाभिका क्या है कि वे कशाभिका जिनकी सतह पर अनेक सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं।
वे कशाभिका जिसमें अनेक रोम मौजूद होते हैं जिसे क्या कहते हैं, कुर्च कशाभिका कहा जाता है। अगला पॉइंट, अचल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है अचल बीजाणु। ये विशेष प्रकार की बीजाणु धानी में बनने वाले बीजाणु हैं, है ना। एक अलग प्रकार की जो बीजाणु में बनने वाले, बीजाणु धानी में बनने वाले बीजाणु हैं जिनमें कशाभिका ही मौजूद नहीं होती। यह अंकुरित होकर नए कवक तंतु बना लेते हैं। ठीक है, इनमें कशाभिका मौजूद नहीं होती। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में किस प्रकार से प्रक्रिया होती है कि दो जनक आपस में, लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक आपस में उनकी जो कोशिका होती है मिलती है, केंद्रक आपस में मिलते हैं। दो जनन इकाइयों अर्थात युग्मकों को संयोग से होने वाली जो क्रिया होती है, जनन होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। कवकों में कम विकसित प्रकार के लैंगिक जनन पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में अर्थात कम विकसित होते हैं इनमें लैंगिक जनन जो प्रक्रिया करते हैं। इन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मोगेमी। इन अवस्था में 2 जीवद्रव्यों का संयोजन होता है ना, 2 जीवद्रव्य का संयोजन होता है आपस में, तो वे दोनों अगुणित केंद्रक आपस में मिलकर, है ना, एक गुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं जिससे एक नया जीव बनता है। दूसरा कैरियोगेमी। इस अवस्था में जो प्लाज्मोगेमी होता है, प्लाज्मोगेमी के समान ही पास आपस में क्या होते हैं, जीवद्रव्य या युग्मनज आपस में मिलते हैं और अगुणित केंद्रक संयोजित होकर युग्मनज बनाते हैं तथा वे द्विगुणित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यह भी प्रक्रिया चलती है। तीसरा अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण में क्या होता है, जो प्रक्रिया होगी इस अवस्था में द्विगुणित जो युग्मनज होगा, है ना, वे विभाजित होकर अगुणित केंद्रक बनाते हैं, अर्थात इसमें द्विगुणित से वह अगुणित में पहुंच जाता है ना। द्विगुणित केंद्रक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अगुणित केंद्रक बनाते हैं जो विकसित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लेता है। सेम उल्टा होता है ना इस प्रक्रिया में, वे द्विगुणित होते हैं और जब ये संयुग्मित होते हैं तो वह एक गुणित हो जाता है अर्थात अगुणित बन जाता है। हमने पढ़ा ऊपर में कैरियोगेमी में और प्लाज्मोगेमी में कि 2 आपस में अगुणित केंद्रक गुणित केंद्रक बनाते हैं, है ना, द्विगुणित केंद्रक, लेकिन इसमें द्विगुणित केंद्रक वह विभाजित होकर अगुणित केंद्रक बना लेता है, यही इसकी अलग है ना, जो विकसित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है जो निम्न प्रकार से है। पहला प्लेनोगेमिट्स, है ना, संयुग्मन। किस प्रकार से होता है प्लेनोगेमिट्स संयुग्मन, इस लैंगिक जनन में चल युग्मक का संयोजन होता है, जो चल युग्मक होता है उसका संयोजन होता है। वे 3 प्रकार से होते हैं। आइसोगेम्स, ये कैसे होता है, इन लैंगिक जनन में 2 समान युग्मक संयुग्मन करते हैं। जो मुख्य रूप से जो लैंगिक जनन होगा उसमें दोनों युग्मक आपस में समान होंगे और आपस में संयुग्मित होंगे। अगला पॉइंट एनआइसोगेमस। इन लैंगिक जनन में 2 असमान युग्मकों का संयुग्मन होगा, दोनों आपस में गुणधर्म आकार से अलग अलग होंगे, समान रूप से मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है हेटेरोगेमस। इन लैंगिक जनन में किस प्रकार से एक अचल और एक चल जीवाणु अर्थात चल युग्मक आपस में संयुग्मित होते हैं। एक नंबर जो पॉइंट है वह है हेटेरोगेमस। इस प्रकार की जो लैंगिक जनन होगी उसमें एक जो युग्मक होगा वो चल होगा और दूसरा अचल युग्मक, आपस में दोनों संयुग्मित होंगे, उसे हेटेरोगेमस कहा जाएगा। गेमेटेंजी और कॉन्ट्रैक्ट, है ना, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस प्रकार कैसे होगी, अगर जो इसका नंबर है बी नंबर, इस लैंगिक जनन में एक युग्मधानी से दूसरी में युग्मक सीधे जाकर संयुग्मित होता है। इसमें जो जनन होगा उसमें युग्मधानी से जो युग्मक होगा एक युग्म से लेकर दूसरे युग्मक में पहुंचकर आपस में ये संयुग्मित हो जाएंगे और नर युग्मधानी से नर युग्मक मादा युग्मधानी से पहुंच जाती है ना, नर युग्मक धानी से नर युग्मक और मादा युग्मक धानी में जाकर वह पहुंच जाती है और आपस में संयुग्मन हो जाते हैं। इस प्रकार वे
जो नर युग्मधानी अपने आप को क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। जब प्रक्रिया होती है तो नर युग्मधानी अपने आप को नष्ट कर लेता है। अब गैमेटेंजियल संयुग्मन है ना, अगला जो सी नंबर है वो गैमेटियल संयुग्मन है। गैमेटियल संयुग्मन किस प्रकार से होता है, इसमें जो लैंगिक जनन होंगे दो युग्मकों के संपूर्ण भाग का संयुग्मन होता है। जब दो युग्मकों का आपस में संपूर्ण भाग संयुग्मित होगा, है ना, संयुग्मन होगा, दोनों युग्मकों संपूर्ण पूरी भाग आपस में क्रिया करेगी, जैसे राइजोपस, है ना। अगला स्पर्मेटाइजेशन। अगला डी पार्ट है इसका, उच्च जो कवक होंगे, है ना, एक्सोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, इस प्रकार की जो कवक होंगे उनमें नर जनन अंग, पुमंग, है ना, जो मादा युग्मकधानी से गृहसूत्र या गुणसूत्र द्वारा संयुग्मित हो जाता है। जो नर जनन अंग होता है ये पुमंग बनाते हैं, पुमंडू बनाता है, अर्थात स्पर्मेटिया बनाता है, स्पर्मेटिड बनाता है, और वह मादा युग्मकधानी में प्रवेश करके वह संयुग्मन कर लेता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी किस प्रकार से होता है कि उच्च कवक जो होंगे, हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सोसाइटिस, है ना, माइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो लैंगिक जनन होगा सामान्य स्पष्ट नहीं होते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं, फलतः दो सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक संयुग्मित होते हैं। दो कोशिकाओं के केंद्रक आपस में संयुग्मित होते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। ऐसे जनन को जिनमें कायिक कोशिकाएं मिलकर लैंगिक जनन करती हैं उसे, जो कायिक कोशिकाएं मिलकर लैंगिक अर्थात शरीर की जो कोशिकाएं होंगी वे आपस में मिलकर लैंगिक जनन करते हैं, उसे सोमेटोगेमी कहा जाता है। ठीक है, अब हम उसकी अंतर को पढ़ लेते हैं कि शैवालों में किस प्रकार से अंतर होता है और कवक में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं कि पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग के होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, वे हरे रंग के होते हैं, पर्णहरिम पाया जाता है। और उसके जस्ट अपोजिट इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता कवक में, जिससे वे रंगहीन होते हैं। अगला, पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण वे स्वपोषी होते हैं। जब ये हरे रंग के तो भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन इनमें अनुपस्थिति के कारण विषमपोषी होते हैं। ये पानी नम भूमि, शैवाल पानी नम भूमि और सामान्य जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, उस कभी कभी कुछ पादपों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कवक ये सड़े गले पदार्थों, मृतोपजीवी तथा कुछ पदार्थों तथा जंतुओं पर परजीवी रूप में मौजूद होते हैं। शैवाल, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होगी फंगल, सेल्यूलोज या तो काइटिन के मिलकर बनी होती है। इनमें भोज्य पदार्थ था, शैवाल में भोज्य पदार्थ मांड के रूप में संचित होती है, और कवक में जो भोज्य पदार्थ होंगे वे तेल के बूंद के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में संचित होंगे। छठा नंबर, इनका जो सुकाय होगा वह पत्ती समान संरचनाओं या तंतुओं का बना होता है। जो सुकाय होगा तो पत्ती के रचना का होगा या तंतु के समान होगा। इनका सुकाय, कवक का सुकाय जो होगा कवक तंतु बनाएगा या तो कवक जाल का निर्माण करेगा। फॉर एग्जांपल है शैवाल में स्पैरोगैरियन और कवक में म्यूकर। इस प्रकार से यह वीडियो होता है यहाँ समाप्त। इस चैप्टर में हमने शैवालों में अंतर, शैवाल और कवक में मुख्य रूप से अंतर पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में, है ना। लाइकेन मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। लाइकेन, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।